नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं शंकराचार्य की। शंकराचार्य पर घमासान, नहीं ले रहा थमने का नाम। सनातन हो रहा है क्या बदनाम? यह छिपा है कहीं ना कहीं राजनीतिक नफा नुकसान। अब यह पूरी लंबी कविता मैंने आपके सामने गढ़ दी, पर 1 महीने से ज्यादा हो गया है शंकराचार्य पर जो ये विवाद चल रहा है। ये रोज बरोज नए अध्याय जुड़ रहे हैं और अब नौबत बात और आरोप और गंभीर आरोप यौन शोषण तक आ गए हैं। नाबालिगों के साथ कुकर्म के आरोप ही नहीं लगे हैं, अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है पॉक्सो कोर्ट के आदेश के बाद। अब ये सर घुमाने वाला खेल हो गया है। सनातन के संरक्षक 4 शंकराचार्य होते हैं और सनातन को सुरक्षित रखना है और मजबूत करना है। यह डंका भी पीटा जा रहा है और एक शंकराचार्य पहचान पूछने तक की बात नहीं रह गई। वो दुराचारी है, बलात्कारी है। बात यहां तक आ गई, यानी कि अविमुक्तेश्वरानंद अब उसी श्रेणी में आते दिख रहे हैं क्या जिस श्रेणी में आसाराम, बापू वगैरह में नहीं लगाऊंगा, या गुरमीत राम रहीम, बलात्कारी हत्यारे जेल काट रहे हैं। जेल जाने की नौबत आ जाएगी क्या अविमुक्तेश्वरानंद की? और इसमें टाइमलाइन, क्रोनोलॉजी समझने की बहुत जरूरत है। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या का दिन शाही स्नान करने निकले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। बहस हुई, झड़प हुई, शिखा खींच दी गई बटकों की, 83 साल के संतों पर लाठियां बरसाई गई, फिर राजनीति गरमाई। लेकिन अब बात एफआईआर तक आ गई। कुकर्म, यौन शोषण के आरोप, और इनकी दरअसल शिकायत कब की गई? 24 जनवरी, 18 जनवरी को बवाल कटता है। 21 जनवरी को माघ मेला प्रशासन पहचान पूछ लेता है कि बताइए तो, समझाइए तो, साबित कीजिए कि आप शंकराचार्य हैं। और 24 को थाने में तहरीर दी जाती है और कल पॉक्सो अदालत के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हो जाती है। यह सब कुछ अभी, और आरोप यह कि पिछले साल महाकुंभ में भी नाबालिगों के साथ, बटकों के साथ 2 के बाकायदा नाम लिए गए हैं। दुराचार किया, यौन शोषण किया। और आरोप लगाने वाले पर भी अब आरोप लग रहे हैं कि ये तो हिस्ट्री शीटर है। 27 मुकदमे दर्ज हैं, सामूहिक बलात्कार से लेकर जालसाजी, डराना धमकाना, एक पूरी लंबी फहरिस्त है। और संत और महंत के बीच में तो तकरार थी, यानी कि अविमुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ। और विपक्ष के प्रमुख चेहरा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव तो अंदर कूद ही रहे थे, अब वो एक और छलांग लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरे ये जो आरोप लगाने वाला है ये तो शिष्य है राम भद्राचार्य का, वो कथावाचक जो हैं। और जालसाजी का आरोप मेरे कार्यकाल में लगा था राम भद्राचार्य पर। वो आरोप रफा दफा करने में भूल कर दी, चूक कर दी, यानी कि सरकारें इशारा करें तो केस भी दर्ज हो जाते हैं और केस खत्म भी हो जाते हैं। और इसमें सनातन अपने आप को कहां पाता है? आपकी राय क्या है? आपके सवाल और आपके सुझाव जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो शंकराचार्य पर घमासान अब बहुत आगे बढ़ गया है।
और उम्मीद भी नहीं थी इतने गंभीर आरोप लगाए जाएंगे। यह सनातन बदनाम हो रहा है या हकीकत बयां की जा रही है? यह मामला बेहद गंभीर हो गया है। कल पॉक्सो कोर्ट के आदेश के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यानी कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण का केस दर्ज हो गया है। प्रयागराज के झूसी थाने में यह एफआईआर दर्ज हुई है। 2 नाबालिग शिष्यों से कुकर्म का आरोप लगा है और आरोप लगाने वाला आशुतोष ब्रह्मचारी है। इनके बारे में भी तफसील आपको देने वाला हूं। और यह सिलसिला दरअसल अब टाइमलाइन समझने की जरूरत है। 24 जनवरी आशुतोष ब्रह्मचारी ने झूसी थाने में तहरीर की, अविमुक्तेश्वरानंद पर कार्रवाई की मांग की, नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। 25 जनवरी को ईमेल के जरिए शिकायत की। प्रयागराज के कमिश्नर ऑफ पुलिस और एसपी माघ मेला को ईमेल भेजा। 27 जनवरी को डाक के जरिए शिकायत भेजी, यानी कि कहीं कोई रास्ता नहीं छोड़ा। और 28 जनवरी को कोर्ट में याचिका लगा दी। 13 फरवरी को 164 में बयान भी दर्ज हुए इन 2 नाबालिग शिष्यों के। और कल यानी कि 21 फरवरी को पॉक्सो कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर यह केस दर्ज हो गया है। यह पूरी एफआईआर की तफसील मेरे पास है। कल यह एफआईआर दर्ज हुई 23:37 पर, यानी कि 11:37 पर देर रात। अब ये तो बेहद गंभीर संगीन मामला हो जाता है। याद आती है आसाराम या राम रहीम की। यह क्या हो रहा है सनातन को? सनातन के संरक्षक हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं भाई। पट्टाभिषेक और बाकी बवाल को अभी साइड में कर भी दें। और यहां आरोप यह लगाए गए कि पिछले साल महाकुंभ में भी कुकृत्य कर रहे थे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, और इस बार माघ मेले में भी किया। पर यह संयोग है या प्रयोग हो रहा है? यह आशुतोष ब्रह्मचारी जो है, अभी उसकी तफसील में जाता हूं। पिछले साल महाकुंभ में भी था और महाकुंभ में बाकायदा शंकराचार्य के तौर पर शाही स्नान की इजाजत मिली। 27 सूत्री सनातन को बचाने का कार्यक्रम जारी हुआ। 3 शंकराचार्य वहां मौजूद थे, जिनमें खुद अविमुक्तेश्वरानंद भी शामिल थे। शिविर लगाया गया। इस बार भी माघ मेले में शिविर की इजाजत मिली, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन जो बवाल कटा, उसके बाद वो 18 जनवरी और ये नाबालिग का यौन उत्पीड़न करने का आरोप 24 जनवरी को, उसके ठीक 6 दिन बाद 21 जनवरी को माघ मेला प्रशासन पहचान मांग लेता है। 22 जनवरी को एक और नोटिस देता है, आपको आवंटित किया गया शिविर की जमीन वापस क्यों ना ले ली जाए। और किसी भी पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जाता। ईमेल के जरिए, थाने में तहरीर, डाक के जरिए, कोर्ट में याचिका, सारे कानूनी दांव आजमाए जाते हैं। अब अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि आदित्यनाथ जैसे लोग किस नीचता तक जा सकते हैं। यह खुद शंकराचार्य का बयान है, इसलिए शब्दशः मैं पढ़ रहा हूं। देख लिया, प्रहार का अनुमान था लेकिन इतना नीच होगा कल्पना नहीं थी। धर्मयुद्ध शुरू हो चुका है, सामने से बम गोले तो आएंगे ही। सुनिए अविमुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं। ये तो अनुमान था कि प्रहार होंगे, लेकिन इतना नीच प्रहार होगा इसकी कल्पना नहीं थी। फिलहाल वो भी देख लिया जा रहा है कि गौ हत्यारे कितनी नीचता पर जा सकते हैं, आदित्यनाथ जैसे लोग कितनी नीचता पर जा सकते हैं, ये दिख रहा है।
और लगे हाथों आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर भी सवाल खड़े कर दिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने, उन्होंने कहा आरोप लगाने वाला व्यक्ति तो खुद हिस्ट्री शीटर है। आशुतोष ब्रह्मचारी के अपराधों की लंबी लिस्ट है, पुलिस ने अपराधियों को छूट दे रखी है और सज्जन को बंधन है। अब ये गंभीर राजनीतिक आरोप भी हो गए, आ रहे हैं एक संत के मुंह से। ये आशुतोष ब्रह्मचारी ये खुद हिस्ट्री शीटर है, तो पर क्या हिस्ट्री शीटर अगर आपने कुकृत्य किया है, यौन शोषण किया है, उसके आरोप नहीं लगा सकता क्या? या ये सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है? आशुतोष ब्रह्मचारी कह रहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद साबित करे मैं अपराधी हूं, मेरे खिलाफ वायरल 21 मुकदमों की लिस्ट फर्जी है, मुझ पर जो भी केस हैं वो धार्मिक लड़ाई के कारण है और अविमुक्तेश्वरानंद को तो जेल जाना ही पड़ेगा। सुनिए पलटवार क्या हो रहा है। वर्तमान में वे किसी थाने से, किसी कोर्ट से ऐसा एविडेंस सार्वजनिक करें जिससे साबित हो रहा है मैं हिस्ट्री शीटर और मेरे पास इतने मुकदमे हैं। अब वो कह रहे हैं साबित करें। अभी अविमुक्तेश्वरानंद और आशुतोष ब्रह्मचारी की अपनी निजी लड़ाई है, लेकिन कुछ फैक्ट्स यहां पर मैं आपके सामने रख देता हूं। शामली के नजदीक कांधला कस्बा है, वहां से आता है आशुतोष ब्रह्मचारी और ये पूरी एक लिस्ट मैंने निकाली है। नाम असल है आशुतोष पांडे और 10/312/223 2023 का मामला 2022, 2025, 2025, 2025, 2024, 2021, 2022, 2024 और मामले भी कैसे कैसे। ये 27 आपराधिक केसों की तफसील आपको बता रहा हूं। शामली के थाना कांदला में हिस्ट्री शीट में नाम 25,000 का इनामी रह चुका है आशुतोष, 6 महीने जिला बदर भी रह चुका है, रिश्वत देने के आरोप में जेल जा चुका है। गोंडा एसपी नवनीत राणा ने भेजा था जेल। गो तस्कर माजिद के साथ रिश्वत देने गया था। विधवा महिला के साथ गैंग रेप का भी आरोप, भाई विनीत और शुभम के साथ मिलकर गैंग रेप। आशुतोष का भाई विनीत भी हिस्ट्री शीटर। 2010 में एक मकान पर कब्जा करने का आरोप लगा, स्कूल चलाने के लिए मकान किराए पर लेता था। 2004 में उम्र गलत बताकर लोकसभा चुनाव लड़ा, एफिडेविट में 11 की जगह 25 साल उम्र बताई। 2006 में पड़ोसियों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। लखनऊ में थाना हुसैनगंज में ठगी का मामला दर्ज, सरकारी नौकरी के नाम पर 3,30,000 रुपए की ठगी की। यूपी के अलग अलग थानों में 107 केस दर्ज करा रखे हैं। गोंडा के एसपी नवनीत पर फर्जी केस दर्ज करा रखा है। ये हमारे रिपोर्टर्स बहुत मेहनत करते हैं, बाकायदा तफसील के साथ ये हम सार्वजनिक कर रहे हैं। अब इसमें एक और आरोप लग गया है कि दरअसल ये आशुतोष ब्रह्मचारी 2022 में दीक्षा ली राम भद्राचार्य से, वो कथावाचक जो हैं। ये कांदला के प्राचीन शाकंभरी सिद्ध पीठ के प्रबंधक भी हैं। जन्म कांदला में हुआ और पिता बस कंडक्टर थे। अब राम भद्राचार्य का नाम आया तो राजनीति का एक और एंगल आ गया। आप इसको देखिए, समझिए क्या खेल हो रहा है। मैदान में कूद पड़े अखिलेश यादव भी और उन्होंने बताया कि 5 फरवरी 2012 को धोखाधड़ी का एक केस दर्ज हुआ था राम भद्राचार्य पर। 3 साल की जांच के बाद वित्तीय अनियमितता का मामला दर्ज हुआ। यह चित्रकूट में राम भद्राचार्य के दिव्यांग विश्वविद्यालय से जुड़ा केस था। वाहन के पैसे कमरा बनवाने का आरोप था। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुझसे तो बड़ी गलती हो गई, सरकार मेरी थी, हमने स्वामी राम भद्राचार्य पर 420 का केस वापस ले लिया था, अब लगता है कि जेल भेज देना चाहिए था। सुनिए अखिलेश यादव की बात। अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था।
तो केस ऐसे दर्ज भी हो जाते हैं संतों पर, महंतों पर भी, रामभद्राचार्य पर जैसे हुआ, और सरकार चाहे तो वापस भी ले लेती है। ये तो एक तरह का इकबालिया बयान है, एक तरह का क्या इकबालिया बयान है अखिलेश यादव का, कि सरकार वापस भी ले लेती है। तो यहां पर केस में फंसाया जा रहा है। यह संत और महंत यानी कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ के बीच नाक की लड़ाई हो रही है क्या? कल तक तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी और ब्रजेश पाठक भी भगवान भी बता रहे थे, चरण स्पर्श कर रहे थे, बटकों को मिठाई खिला रहे थे, उनका सम्मान कर रहे थे, पाप किया गया है यह बता रहे थे। अब पाप के गंभीर आरोप स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर ही लग गए हैं। हकीकत सामने आएगी या ये ऐसा खेल हो गया, इसमें सनातन बदनाम हो रहा है। किस पर विश्वास करें, किस पर ना करें? और राजनीतिक लड़ाई हो गई है क्या? नफा और नुकसान हो रहा है क्या? उसका आकलन हो रहा है क्या इस घमासान में? ऐसे में आज का सीधा सवाल शंकराचार्य पर लड़ाई यौन शोषण पर आई और अविमुक्तेश्वरानंद बदनाम, बद से बदनाम बुरा होता है, आरोप तो लग गए ना। बनेगा किसका काम? किसका काम बन रहा है? योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, सनातन, हिंदू धर्म, किसका काम बन रहा है? चर्चा में मेरे साथ मलूक नागर हैं, आरएलडी अहम घटक है एनडीए का, केंद्र में भी और यूपी में भी, यूपी सरकार में भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, लोकसभा सांसद रह चुके हैं मलूक नागर। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुकेश नायक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक और वरिष्ठ पत्रकार, लेखक भी हैं, फिल्मों की पटकथा भी लिखते हैं, पर ऐसी ये तो फिल्म से भी ऊपर चली गई है कहानी। मनोज राजन त्रिपाठी मेरे साथ हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वी हैड इन द कंट्री, और उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं विक्रम सिंह। और बीजेपी की तरफ से सौरभ मालवीय, प्रोफेसर सौरभ मालवीय भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ मालवीय, ये मेरे ख्याल से 5वां या 6ठा कार्यक्रम है शंकराचार्य पर जो मैंने किया है, और उसमें आप भी हमेशा साथ रहे हैं और आप हमेशा पूजनीय बताते आए हैं। और जब मैंने केशव प्रसाद मौर्य का सवाल पूछा कि भगवान बता रहे हैं, चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, आपने कहा मैं भी कर रहा हूं, सनातन के प्रतीक हैं। पर 18 जनवरी को बवाल कटा, 21 जनवरी को पहचान साबित करने को कहा गया अविमुक्तेश्वरानंद को, और 24 को थाने में तहरीर दी गई थी जो अब एफआईआर में तब्दील हो चुकी है। यह संयोग है, प्रयोग है? यह क्रोनोलॉजी क्या कहती है? देखिए संदीप जी, भारत में जो भी भगवाधारी है, जो भी सनातन प्रेमी है, उसके प्रति सम्मान है, आदर है, और हमारे लिए वास्तव में वो पूजनीय है। और पूरे समाज और पूरा भारत सनातन के इन पुजारियों को, इन संतों को, इन ऋषियों को, सबको आदर करता है। हम सब भी आदर करते हैं। जो मुद्दा, जो बातें, जो विषय किसी भी कारणवश उसके पीछे किस तरह का कृत्य रहा है या है, जो कोर्ट के, न्यायालय के विचाराधीन है, न्यायालय के शरण में है, उस पर बोलने का अधिकार नहीं, शरण में कैसे हुआ? अदालत तक कैसे पहुंचा? ना, एक मिनट प्रोफेसर साहब, अदालत कैसे पहुंचा? मैं टाइमलाइन आपके सामने रख रहा हूं। 18 जनवरी 2026 तक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य थे। भाई पिछले साल महाकुंभ में भी शंकराचार्य थे, शिविर के लिए जमीन भी दी गई,
27 सूत्री सनातन को बचाने का कार्यक्रम की घोषणा भी हुई। शंकराचार्य, एक मिनट मैं सुनिए यहाँ ना, और इस बार भी मैं आपको यहाँ- शिविर लगाने मैं आपको यहाँ की रोकूंगा। इजाजत दी मैं गई। रोकूंगा। सुनिए ना सर, सुनिए, अरे आप पूरा बताइएगा। 18 जनवरी को विवाद होता है और 24 को तहरीर लिखवा दी जाती है प्रयागराज के झूसी थाने में कि ये तो बलात्कारी हैं, यौन शोषण करते हैं। यह संयोग है कि प्रयोग है? मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। तहरीर जिसने लिखवाई है, जो लिख रहा है, जो लिखवाने गया है, इसका जवाब तो वो देगा, वो जाने। अच्छा, 21 और तारीख वो को माघ मेला जो जा प्रशासन रहा है पहचान किसी साबित के करने के खिलाफ, लिए कहता है। 22 को शिविर के लिए आवंटित जमीन वापस क्यों ना ले ली जाए, ये नोटिस थमा देता है और 24 को ये तहरीर हो जाती है। 25 को ईमेल भेजी जाती है, 26 को अदालत अप्रोच हो जाती है। मतलब बड़ा सिलसिलेवार, चरणबद्ध तरीके से, क्रमवार संदीप, ये घेराबंदी हुई है। संदीप जी, यह संदीप जी, मेला प्रशासन मेला को सफल संचालित करने के लिए, कुशल पूर्वक संपन्न कराने के लिए उसके पास जो नियमावली है, उस नियमावली का अनुपालन कर रहा है और उसे करना चाहिए। ये कदम ताल भी हो रही है। इसलिए मेला एक तरफ प्रशासन माघ अपना मेला कार्य कर रहा है। नियमावली का आपने जिक्र किया, उसका पालन कर रहा है, दूसरी तरफ ये आशुतोष ब्रह्मचारी अवतरित हो जाता है और साल भर पुराने वाक्यों का भी उल्लेख करते हुए तहरीर दे देता है। देखिए संदीप जी, इस लोकतंत्र में आपने ही अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है। कोई कोर्ट जाएगा तो उसके लिए वो ढोल नगाड़ा के साथ जाएगा या कोई उसको बना के भेजेगा तब जाएगा। इससे क्या लेना देना भाई, वो क्यों गया, कैसे गया, क्या उसको, और वो खुद दुख हिस्ट्री है, शीटर दर्द है। उसके पास और कौन वो आया, क्या अपनी समस्या बताई। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को तो कह रहा है कि मेरे अपराध साबित वो कर दो। हिस्ट्री सीटर। ये तो मैं 27 यहाँ पे निकाल लिया हमने, पूरी देखिए, की पूरी संदीप तफसील जी, निकाल ली। भारत गैंग रेप से लेकर, धमकाने से संदीप लेकर, जी, मकान कब्जा करने से लेकर, ठगी करने से लेकर तमाम आरोप लगे हुए हैं। 25,000 का इनामी बदमाश था ये, मैं नहीं कह रहा हूं, कांधला प्रशासन। संदीप जी, भारत की न्याय व्यवस्था पर आपको भी विश्वास है और देश को भी विश्वास है। वो अपराधी है तो उसका जो उचित जगह है वहां रहेगा, जाएगा। नहीं, ये बात मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं। मुझे न्यायपालिका पर भी विश्वास है। अब देखिए, दो चीजें हैं, दो पक्ष हैं इसके। या तो अभिमुक्तेश्वरानंद अब पहुंच जाएगा आसाराम की श्रेणी में या गुरमीत राम रहीम की श्रेणी में। आस्था थी लोगों की, बड़े बड़े मंत्री, प्रधानमंत्री तक आसाराम के मंच पर देखे गए थे और बाद में क्या निकला। या ये राजनीतिक लड़ाई, विशुद्ध राजनीतिक लड़ाई में सनातन को, सनातन धरोहर को संरक्षित रखने की जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है, उसे बदनाम करने की कोशिश तो नहीं। यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। कल तक आपके उप मुख्यमंत्री कह रहे थे ये तो भगवान है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ संदीप जी, आप तुलसी पत्ता काढ़े में उपयोग करते होंगे। कोविड के समय में बहुत उपयोग हुआ था, जुकाम होता है तो तुलसी पत्ता हम तोड़ते हैं ना। तो तुलसी पत्ता जब तोड़ते हैं काढ़ा बनाने के लिए, तो कौन सा पत्ता ज्यादा असर करेगा, कौन सा पत्ता कम असर करेगा, ये हम नहीं तय कर पाते हैं ना। तुलसी पत्ता के तो हर पत्ता उतना ही असरकारी है। हमारे लिए सनातन में भगवाधारी व्यक्ति उतना ही आदरणीय है, हम उसको उतना ही आदरणीय मानते हैं। तो अभी भगवान है, आपने कहा भगवान है का, लेकिन न्याय आपके पूजनीय हैं, भगवान है, पूजनीय हैं, या बद से बदनाम बुरा भी हो जाता है। ये आरोप तो इतने गंभीर हैं, अब शक के दायरे में आ गए शंकराचार्य, या ये राजनीतिक आरोप हैं? देखिए संदीप जी, अब मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिएगा इस पर। संदीप जी, भारत में हर भगवाधारी पूजनीय है, आदरणीय, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अखिलेश यादव जैसा विचार, अखिलेश यादव जैसा मौसम के अनुरूप चुनावी सनातनी होना, ये सनातन को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश है।
नहीं, जहां पर अभी अच्छे भले मुक्तेश्वरानंद मानस पर को, ये आरोप और अब उजागर इसी होना, परंपरा को अब सार्वजनिक होना, अब इनकी तहरीर लिखवाया जाना, और बताया जा रहा है कि महाकुंभ में भी किया था, इन 2 नाबालिगों के साथ दुष्कर्म किया था। तो पिछले साल से क्यों चुप बैठा था ये आशुतोष महाराज ब्रह्मचारी? देखिए संदीप जी, जो चीज न्यायालय में जा चुका है, तो जिसका जैसा कृत्य होगा न्यायालय न्याय करेगा। न्यायालय पर आपको, हमको और पूजनीय शंकराचार्य जी को सबको भरोसा विश्वास है। तो न्यायालय पर भरोसा रहना चाहिए, पर आप चुनावी सनातनी है मनोज काका, चुनावी सनातनी है। अगर आरोप हैं और इतने गंभीर आरोप हैं तो इनकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? आसाराम को भी तो भगवान समझते थे लोग, गुरमीत राम रहीम को भी तो भगवान मानते थे लोग, प्रेमी कहते थे उनके अनुयायी। अभी भी बहुत से बुरा मान जाते हैं और फिर मैसेज आएंगे आपने हमारे भगवान को ऐसा क्यों कह दिया। अब वो हत्यारा है, बलात्कारी है, जेल काट रहा है 20 साल की, तो जांच क्यों ना हो जाए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की भी? आवाज आ रही है मनोज काका आपको? सवाल आपसे था। हाँ जी, हाँ जी, सुन पा रहे सर? आप सुन पा रहे हैं? हेलो, सवाल मैंने पूछ लिया, आपको सवाल सुना कि नहीं? जी जी, बिल्कुल सुना आपने। और आपने जो सवाल पूछा कि भाई अदालत को तय करने दीजिए, ये ठीक पूछा आपने कि अदालत को तय करने दीजिए कि क्या होता है, लेकिन कि कौन अपील करता है अदालत को ये भी देखनी चाहिए। ये वही अदालत है जिस भारतीय न्याय व्यवस्था पर भी हम लोगों को, वकीलों को अधिकार मिला है कि न्याय व्यवस्था का भी कल ये वही अदालत है कि बेनिफिट्स ऑफ डाउट देकर के बहुत सारे लोग बरी कर दिए जाते हैं। ये वही अदालत है कि असम के मुख्यमंत्री जब भी अपने ही नागरिकों के एक वर्ग पे गोली चलाने वाला वीडियो जारी करता है तो वो सुनने की समय नहीं है। ये वही हमारी भारत की न्याय व्यवस्था है जिस पर, और मुक्तेश्वरानंद स्वयं एक दलील दिया है कि हमारे बटुकों तक को पीटा गया, तो हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये न्याय व्यवस्था का सवाल है, आप सरकार के पास जाइए। जो याची करता है आशुतोष ब्रह्मचारी, उसकी भी जांच होनी चाहिए। सरकार को, अदालत को देखना चाहिए कि आपकी क्रेडिट क्या है और क्या मुक्तेश्वरानंद या 13 फरवरी को मनोज काका, आप खुद वकील भी हैं, 13 फरवरी को इन दोनों नाबालिगों के 164 में बयान भी दर्ज हुए हैं। जी हुए हैं बयान, हाँ ये है उसमें चौरसिया जी के ऑर्डर में है। ठीक बात है, आपको मैं वही कह रहा। अब तो जो न्यायालय निर्णय लेगा, लेकिन न्याय तो बात गंभीर हो जाती है ना। पर आपके नेता वो ले आते हैं कि जी वो 2012 में ये राम भद्राचार्य पर भी वित्तीय अनियमितता का, धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था, ये तो उसी का चेला है और हमने उनको छोड़ दिया, वो केस वापस ले लिया। गलती हो गई जी, तो मतलब सरकारें वापस भी ले लेती हैं केस, सही हो या गलत हो। देखिए, सरकारें केस वापस तब लेती हैं चूंकि वो एक संत थे और संत के माध्यम से उन्होंने एप्लीकेशन दिया। सरकार ऐसे नहीं लेती, वो पूरा जो गवर्नमेंट है उसका तो मतलब आरोप सही भी थे तब भी वापस ले लिया आपने। दरिया दिली दिखाई, बड़ा दिल दिखाया। देखिए, आम आदमी के लिए भी कर देते हैं? नहीं करते हैं, ये आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है। बात है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, लेकिन एक हमारी आपकी सबकी मान्यता थी कि वो धर्माचार्य हैं। हमको आपको क्या पता था कि वो ऐसे धर्माचार्य हैं? तो फिर तो ऐसे दरिया दिली दिखाने लगे तो आसाराम वो अभी भी प्रवचन कर रहा होता, झूम रहा होता, वो रंग वो पिचकारी लगाकर रंग मारता था ना एक दूसरे पर, फिर वो जेल कैसे काट रहा होता? ऐसी दरिया दिली सरकारें दिखाने लगे तो फिर तो गुरमीत राम रहीम सवाल तो यहां परोल पर हो जाते हैं, फिर तो वो जेल में ही नहीं होना चाहिए था। नहीं, गुरमीत राम रहीम को देश की सीबीआई की अदालत ने उसको रेप का दोषी पाया है। रेप तो यहां पर जो आरोप लगे, अब चाहे आशुतोष ब्रह्मचारी वो खुद हिस्ट्री शीटर है या नहीं, पर ये आरोप अगर सही है तो इनकी जांच होने दीजिए, पड़ताल होने दीजिए। हम राजनीतिक सनातनी बन गए आप। अब ये एक दूसरे को लड़ाने की बात हो रही है, आपके नफे नुकसान के चक्कर में सनातन बदनाम हो रहा है। हमारे नफे नुकसान के चक्कर में क्यों सनातन बदनाम हो रहा है? अब सनातन से और पूरा देश ये जानना चाह रहा है,
ये पूरा देश जानना चाह रहा है। जो आपने सवाल किया कि अभी तो 1 साल पहले वो सबसे बड़े हमारे शंकराचार्य थे और इसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको शंकराचार्यों वाली गली में जगह दिया था। देश के प्रधानमंत्री जी उनके सामने साष्टांग होते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनसे सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो सवाल तो सरकार से है कि प्रधानमंत्री शंकराचार्य मानते हैं, अजय सिंह बिष्ट उनको उपद्रवी मानते हैं, तो ये सरकार से सवाल है। और सरकार को यह देखना चाहिए कि जिस पर अभी आपने जो बताया कि आशुतोष पर अटेम्प्ट टू मर्डर से लेकर के हत्या, लूट, 420 सारे केस हैं, वो बहुत बड़ा धर्माचार्य है। रामभद्राचार्य बहुत बड़े धर्माचार्य हैं। ये सरकार का ये चरित्र होना चाहिए। सरकार का चरित्र तो आपके संवाद में अनेकों बार हम लोगों ने कहा है कि हम सरकार का चरित्र यह होता है कि सबके साथ वो समता का व्यवहार करे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भी अटेम्प्ट टू मर्डर तक के केस रहे हैं, उन्होंने भी अपने सारे मुकदमे वापस ठीक है। अब इन केसों की थोड़ा तफसील में जाते हैं। एक मिनट मनोज, मैं खत्म करने दीजिए। विक्रम सिंह, आप क्योंकि सूबे के यू बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर्स इन द एंटायर कंट्री, पुलिस ऑफिसर्स, और यूपी के आप डीजीपी भी रहे हैं, मुझे थोड़ा समझाइए और दर्शकों को बिल्कुल आसान, सरल, साधारण भाषा में। भाई 24 तारीख को ये आशुतोष ब्रह्मचारी ने जूसी थाने में तहरीर दी, 25 को ईमेल के जरिए कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रयागराज और एसपी माघ मेला को ईमेल भेजा, 27 को डाक के जरिए शिकायत भेजी। तो जब मामला इतना गंभीर था, ये तो सीधे एफआईआर दर्ज कर सकता था, थाना ही कर देता, पुलिस ही कर देती। कल पॉक्सो कोर्ट के आदेश के बाद ये एफआईआर दर्ज हुई है। ये साधारण प्रक्रिया है, ऐसे ही होता है, या पॉक्सो में तो सीधा संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? संदीप जी नमस्कार। आपने जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से डेट को दिया है, उसको अगर आप देखें तो बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत एक रोड मैप तैयार किया गया और उस रोड मैप के तहत 24 जनवरी को झूसी थाने में आवेदन पत्र, 25 जनवरी को ईमेल और 27 जनवरी को डाक और 28 जनवरी को कोर्ट में दाखला। हाँ, ये जो प्रोविजन है लॉ का यही कहता है कि व्हेन यू हैव एग्जॉस्टेड ऑल चैनल्स टू लॉज एन एफआईआर, देन इफ यू आर एग्रीव्ड, अगर आप फिर भी दुखी हैं और आपकी प्रथम सूचना पंजीकृत नहीं, तो न्यायालय जाते हैं, न्यायालय अपने स्वविवेक से उसके ऊपर आदेश अब सर एक सेकंड, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड सर, यही मतलब क्या मैं ये मानूं कि झूसी थाना, वहां पर तो एसएचओ है या कोई एसआई दरोगा, वो भी एफआईआर दर्ज कर सकता है। यहां पर 25 जनवरी को लिखा गया है कि ईमेल के जरिए शिकायत की, किसे? कमिश्नर ऑफ पुलिस और एसपी माघ मेला, उन्होंने भी संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। फिर डाक के जरिए एसपी माघ मेला को भी भेजा गया। तो अदालत ने इंटरवीन किया है। पुलिस को मतलब प्रथम दृष्टिया लगा कि इन आरोपों में दम नहीं है, या मैं गलत समझ रहा हूं? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं और ऐसे संवेदनशील मामलों में पुलिस अपने स्तर पे वांछित और मार्गदर्शन और कानूनी अभिमत प्राप्त करती है और कदाचित उसके द्वारा ये किया गया। और ऐसे प्रकरणों में आसानी से, आप तो वैसे छोड़ दीजिए, आपने आशुतोष के आपराधिक इतिहास बताया है, आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं देश के, और एफआईआर कितनी आसानी से हो जाती है, मुझे आपको प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। और आशुतोष पुराना 25,000 का इनामिया रहा है और उसके ऊपर तमाम आरोप हैं। हिस्ट्री 6 महीने जिला बदल रह चुका है, वो कड़ी पार कर दिया था घोषित उसे, वो गैंगरेप मामले में आरोपी है। गुंडा एक्ट कानून के दृष्टिकोण में एफआईआर कोई भी लगा सकता है, लेकिन पुलिस की उप संस्कृति में ऐसे शातिर आरोपी जिसका इतना लंबा अपराध का श्रृंखला हो, उसकी बात को ठोक बजा करके कार्रवाई की जाती है। संवैधानिक रूप से तुरंत होना चाहिए, लेकिन पुलिस ने जब देखा कि ये तो पुराना जिला बदर वाला आरोपी है, गुंडा एक्ट में इसका निष्कासन एक्सटर्नमेंट हो चुका है, तो पुलिस ने भी सोचा कि पहले ठोक बजा करके देख लें ये किसके ऊपर और क्या कह रहा है। पर इसमें अब एक दूसरा पहलू भी है सर, इसमें सर एक दूसरा पहलू भी है। ठीक है, पुलिस ने नहीं किया, पर 13 फरवरी को 164 में अदालत के सामने दोनों नाबालिगों ने बयान भी दर्ज कराए, तो फिर मामला गंभीर हो जाता है। फिर चाहे अपराधी है, हिस्ट्री शीटर है, गुंडा एक्ट में है, जिला बदर हुआ था ये आशुतोष ब्रह्मचारी, पर फिर तो सही लड़ाई लड़ रहा है, फिर तो दूध का दूध पानी का पानी भी होना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, इसमें कोई मतभेद नहीं है।
मेरा सिर्फ एक अभिमत यह है, क्योंकि स्टेक्स अब इतने ज़्यादा हो चुके हैं और बैटल लाइंस इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि मैं समझता हूं कि अब ये इसकी विवेचना होनी चाहिए एक बहुत उच्च स्तरीय एसआईटी के द्वारा, जिसमें कम से कम एक महिला अधिकारी हो और मेडिको लीगल फॉरेंसिक्स और तमाम चीज़ें जो साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन होती हैं उसका समावेश किया जाए, क्योंकि ये अब सामान्य विवेचना नहीं रही। एक ये अहम बात कह रहे हैं। अब ये एसआईटी को तह में जाना चाहिए, क्योंकि मामला लगातार गंभीर हो रहा है। और इसमें जो मैंने सर टाइमलाइन बताई, 18 जनवरी तक तो स्वामी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य थे ही, जमीन दी गई थी भाई, शिविर के लिए भूमि आवंटित की गई थी। वो मौनी अमावस्या पर वो घमासान ना होता, चोटी ना खींची जाती बटकों की, वो डंडे ना बरसाए जाते, लात ना मारी जाती 83 साल के संतों की, तो कुछ नहीं था। फिर पहचान भी मांग ली जाती है और ये केस भी दर्ज हो जाते हैं। ये संयोग दिखता है आपको? राजनीति मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं जिस तरीके से श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपने सिलसिलेवार बात रखी है, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, मैं ये चाहूँगा पारदर्शी तरीके से जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट सीम टू बी डन, दिखाई भी ये पड़े कि निष्पक्ष और पारदर्शी विवेचना हो रही है, जिसके पहली है कि साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन एसआईटी के द्वारा की जाए और तत्परता के साथ जो मैंडेटरी 60 दिन है उसके अंदर इसकी जांच पूरी हो जानी चाहिए। और जिसका भी समावेश हुआ है, सबसे पहले लाई डिटेक्टर और पॉलीग्राफ टेस्ट से ये पूछ लिया जाए किसी के ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती तो नहीं है कि तुम ए बयान दो या बी बयान दो, बयान अपनी स्वप्रेरणा से और बिल्कुल जो सच्चाई है। क्योंकि अब ये सनातन पर भी सवाल हो गया है, सनातन बदनाम हो रहा है क्या, और नफा नुकसान यहां पर आंका जाने लगा है क्या? मलूक नागर, आप भी कई बार इस चर्चा पर, जो मैंने अलग अलग चर्चाएं की हैं इस मसले पर, उसमें हिस्सा रहे हैं, और आपका एक कंसिस्टेंट स्टैंड ये रहा है कि देखिए राजनीति और धर्म का घालमेल नहीं होना चाहिए। आप वैसे भी 36 बिरादरी की राजनीति करने वाली विरासत से, उस पृष्ठभूमि से आते हैं, पर यहां तो खेल और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। इतने गंभीर अब ये आरोप, एक तरफ भगवान भी बताया जा रहा है और एक तरफ हैवान बताया जा रहा है। हैवान बताया जा रहा है ना, दुष्कर्म करोगे, नाबालिगों का यौन उत्पीड़न करोगे तो हैवान हो, फिर किस बात के भगवान? संदीप भाई बोलने देना, बिल्कुल बढ़िया ढंग से कानूनी और व्यावहारिक दोनों पक्षों को अच्छे ढंग से रखो। इस देश के संविधान के अनुसार कानूनी प्रक्रिया एक अलग है और इस देश की संस्कृति के हिसाब से व्यावहारिक एक प्रक्रिया अलग है। व्यावहारिक प्रक्रिया से देखें तो किसी भी कीमत पे जो साधु संतों का स्थान है, जो हमारे सौरभ मालवीय ने कहा भगवान की तरह, वो होना चाहिए। और अगर संविधान के हिसाब, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से देखें और पुलिस को पहले कंप्लेंट दी और पुलिस ने उसमें कार्रवाई नहीं की, कहीं ये ना लगे कि द्वेष की भावना से चीफ मिनिस्टर ने इन पे केस रजिस्टर्ड करा दिए और वो कोर्ट में पहुंच गए और कोर्ट में जाके 164 में बयान करा दिए। वो एक ऐसे आशुतोष ब्रह्मचारी ने कराए, उसमें कितने केस हैं कितने नहीं है, वो व्यावहारिक प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया में 164 नहीं, दाल में काला नहीं दिखता है। 18 तारीख को घमासान मचता है, 24 को ये आशुतोष ब्रह्मचारी को याद आ जाती है कि पिछले साल भी महाकुंभ में भी किया था दुष्कर्म। देखिए टाइमिंग पर तो सवाल उठेंगे कि नहीं उठेंगे? मलूक टाइमिंग, देखिए अगर कोई भी चीज कभी भी विवादित होके उठती है और एक विस्फोटक बनती है और राजनीति बीच में आती है, और किसी से पूछो इसके परदादा का क्या नाम था, बोला राजनीति में ले जाओ, चुनाव लड़वा दो, इसे पता लग जाएगा परदादा का क्या नाम था। तो उसके अगर ये शिकायत नहीं करता आशुतोष ब्रह्मचारी, तो उस पे कैसे निकलते इतने केस हैं? तो ना तो ब्रह्मचारी पे वो केस रुकेंगे, उस पर भी कार्रवाई होगी। और जो 164 में बयान हो गए, अगर पावरफुल तरीके से कानूनी और व्यवहारिक दोनों को लेके एसआईटी बना दी, और जो विक्रम सिंह जी ने कहा है तो कुछ हो सकता है, नहीं तो कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से अब ऐसा बनता है कि सनातन धर्म भी कहीं ना कहीं। सचिन हमारे दर्शक है, चेन्नई वासी हैं, देखिए चेन्नई में भी कार्यक्रम देखा जाता है। मलूक भाई, राजनीति ने धर्म, संस्कृति, नैतिकता और लोगों की मानसिकता सबका सत्यानाश कर दिया है। यह दरअसल आघात हो रहा है सनातन पर।
देखिए, कहीं ना कहीं सनातन धर्म, कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति, कहीं ना कहीं साधु संतों की जो एक परंपरा और एक हमारे देश की संस्कृति है, उस पर डॉट तो लग ही रहा है। और एक तो संविधान के अनुसार कानूनी प्रक्रिया, लॉ को कंप्लायंस करने के हिसाब तो से क्या समय आने 164 पर बयान हो गए। धर्माचार्यों को अपने इशारे पर चलाने का इंतजाम भी नेताओं ने कर लिया है? पूनम गुजेला दिल्ली वासी मतलब अब राजनीतिक मोहरे हो गए हैं। संत भी, तेरा संत मेरा संत, तेरा शंकराचार्य मेरा शंकराचार्य, और ज्यादा बोलोगे तो केस भी करा देंगे। संदीप जी, ये गलत बात है। संविधान के अनुसार कानूनी प्रक्रिया पे आप और मैं सवाल नहीं उठा सकते, या संसद में ला करके कोई कानून बदला जाए तो बात कर सकते हैं। और संसदीय अच्छा, परंपरा टाइमिंग के पर हिसाब सवाल नहीं होंगे, ये अभी क्यों याद आ रहा है? पर ये संवैधानिक प्रक्रिया तो है मुकेश नायक, और आप भी धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं, आप भी राजनीति के साथ साथ इस संस्कारों में जुड़े हुए हैं। अगर संवैधानिक प्रक्रिया इस्तेमाल की जा रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, उसमें देखिए, संवैधानिक प्रक्रिया अगर इस्तेमाल की जा रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे विषय वस्तु को बारीकी से समझने की आवश्यकता है। जैसे सेवानिवृत्त डायरेक्टर जनरल पुलिस ने अभी कहा कि अब तो इस मामले की बहुत गहन जांच होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं एसआईटी मैं बनाने की मांग कर रहे हैं। नहीं, कोई भी ऐसी एजेंसी जो गहन और सूक्ष्म जांच करे वो होना चाहिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मैं 30 साल से 25 से 30 साल से श्रद्धेय अभिमुक्तेश्वरानंद जी को जानता हूँ, मैं उनका गुरु भाई हूँ, और हमारे गुरुकुल में उनकी चर्या, उनका अनुशासन, उनकी आहार की शुचिता, उनकी दिनचर्या एक पूरे गुरुकुल में आदर्श मानी जाती है। गुरु भाई के बारे में तो आप बोलेंगे ही, किसी व्यक्ति के साथ ये जब तो आप रहते हैं, गुरु भाई हैं तो आप ये बोलेंगे ही। पर अगर आरोप लगे हैं और 164 में बयान दर्ज हुआ है तो उसकी तह तक क्यों ना जाया जाए? उसकी तह तक जाए, लेकिन कितने सिस्टमेटिकली अदालत तक पहुंचने का आधार बनाया गया है वो तो आपने बताया। और अभी ये चल रहा है कि जो उनकी भाषा बोले बीजेपी की, वो आचार्य है, वो महामंडलेश्वर है, वो पीठाधीश्वर है, वो जगत गुरु है, वो शंकराचार्य, चित्तौड़गढ़ वासी हैं, वो कह रहे हैं शंकराचार्य पर यौन शोषण के आरोप एक आरोपी ने क्यों लगाए, दोनों नाबालिग या फिर उनके परिजनों ने क्यों नहीं? आप देखिए, आप कह रहे हैं पिछले कुंभ मेले में भी ये आरोप लगे थे, तो एक साल ये लोग सोते रहे। क्यों सोते रहे? जब ये संघर्ष शुरू हुआ, एक हठयोगी से एक शंकराचार्य का जब संघर्ष शुरू हुआ, तब ये दम्भ, अहंकार और एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया कि अब हम देखते हैं क्या करना है। तो प्रतिष्ठा में सनातन को भी तार-तार किया जा सकता है। नाक की लड़ाई में आलम यहां तक पहुंच जाएगा कि सनातन पर घमासान मत जाए। ये देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ, संत महंत आते हैं और जाते हैं। सनातन तो जिसका अंत ही ना हो, सनातन तो उस परंपरा को कहते हैं ना, उस पर ही दांव लगाया जा रहा है। संदीप जी, सबसे दुर्भाग्यजनक पहलू यही है कि आदिगुरु शंकराचार्य की पूरी परंपरा को कलंकित करने का प्रयास किया जा रहा है एक व्यक्ति के निजी अहंकार और दंभ के कारण। आप देखिए, जो भी माघ मेले में हुआ पूरी दुनिया ने देखा। जो पालकी की परंपरा है, जो पेशवाई है, एक परंपरा है। आप तेल चित्र जाके देखें, राष्ट्रीय संग्रहालय में 14 तेल चित्र रखे हैं जो बताते हैं कि पेशवाई की परंपरा कितनी पुरानी है, और उसी परंपरा को अपनाया गया। आप अब बताइए, आप योगी जी का प्रोटोकॉल हो सकता है, लेकिन शंकराचार्य जी का प्रोटोकॉल जो परंपरा से चला आ रहा है, अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है, ये तिल का ताड़ भी बनाया जा रहा है। अनंतपुर से हैं, एक सेकंड मुकेश भाई, बाबा 25 गाड़ी लेके जा सकते हैं। एक मिनट सुनिए, अनंतपुर से हैं थानेवासी, वो मनोज राजन कह रहे हैं लगता है बटेंगे कटेंगे वाली नीति को सनातन पर लागू कर दिया गया है। सनातन को ही बांटा और काटा जा रहा है अपनी राजनीतिक सहूलियत के लिए, वो चाहे योगी आदित्यनाथ हो या अखिलेश यादव हो। मुझे लगता है कि ये पूरी कहानी ये है कि भला उसका भगवा मेरे भगवे से सफेद कैसे। हाँ, सबसे बड़ी बात है। मैं थोड़ा एक मिनट का समय चाहता हूं, मैं थोड़ा नॉन लीनियर तरीके से आपको एक चीज समझाना चाहता हूं।
एक नाम है विभांशु सुधीर। विभांशु सुधीर ने एक ऑर्डर किया, ठीक वैसे ही जैसे अभी मुक्तेश्वरानंद का ऑर्डर हुआ। विभांशु सुधीर ने एक ऑर्डर किया अनुज चौधरी के खिलाफ कि 20 पुलिस वालों के खिलाफ फायरिंग वाला मसला आया और ऑर्डर दिया कि इनके खिलाफ एफआईआर लिखी जाए 156(3) में से संबल हिंसा को लेकर। हाँ, संबल हिंसा को लेकर। तो वहां पर विभांशु सुधीर हटा भी दिए गए, सुल्तानपुर सीनियर डिवीजन यानी नीचे वाली कुर्सी पर बैठा दिए गए। आदित्य सिंह को लाया जाता है, वो आदित्य सिंह जिन्होंने संभल के प्रो में ऑर्डर दिया था। चलिए न्यायिक व्यवस्था पे उंगली नहीं उठाते, लेकिन 156(3) में वैसा ही ऑर्डर दिया गया था। झट से सरकार जाती है हाई कोर्ट, सीजीएम विभांशु सुधीर के उस ऑर्डर के खिलाफ, और वो पहुंचती है और अब 24 मार्च को सुनवाई है, सारी कार्रवाई पर रोक लग गई, सीजीएम के ऑर्डर रुक गए। ये है 156(3). एक लड़की आरके खुरपा का सवाल लाइए पीसीआर। हाँ, जारी रखिए आप अपनी बात। हाँ। साल भर एक लड़की दौड़ती रही, साल भर लड़की दौड़ती रही कि उसके चाचा को मरवाया गया, उसके बाप को ऐसा किया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया। लेकिन साल भर बाद जब उसने मिट्टी का तेल खुद पर डाला और आग लगाई, 156(3) भी नहीं सुनी गई। जब उसने आग लगाई तब पहला मुकदमा दर्ज हुआ। तो हमारे पुराने दर्शक हैं, रेगुलर दर्शक हैं, मनोज आरके खुरपा मोहाली वासी, वो कह रहे हैं शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद को सत्ता से टकराने का फल भोगना पड़ रहा है। आप उसी ओर इशारा कर रहे हैं। सीधी सी बात है, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए ना। पहले तहरीर, मेल, डाक और फिर कोर्ट। 156(3) का ऑर्डर फटाफट 164 का। और कौन कह रहा है अभी फॉरेंसिक जांच में सीमेंस देखा जाएगा, तमाम सारी चीजें देखी जाएंगी, बाद में देखी जाएंगी। पॉक्सो तो वो धारा है जिसके तहत तो 164 के हलफिया बयानों और अगर लोकेशन मिल गई, मोबाइल के जरिए अगर लोकेशन मिल गई बयान देने वालों और मुक्तेश्वरानंद की, तो जेल, सीधे जेल होगी। एसआईटी कौन गठित करने जा रहा है? कौन सी एसआईटी गठित होगी? ये तो पास्को का सीधा कोर्ट है। पुलिस अभी लोकेशन निकालेगी, लोकेशन के अलावा फॉरेंसिक अलग चलेगा, लेकिन 164 तो अभी लोकेशन निकलते जेल भेज जो उप मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि पाप किया गया है बटुकों का, कि बोदी उनकी चुटिया खींची गई, उनको मिठाई खिला रहे थे, दूसरे उप मुख्यमंत्री भगवान बता रहे थे, चरणों में प्रणाम कर रहे थे, और अब यहां व्याभाचारी, दुराचारी, बलात्कारी के आरोप। दोनों बातें हो गई ना संदीप जी। एक शंकराचार्य नहीं है इस माघ मेले में। मौनी अमावस्या के दिन पालकी से जाते हुए शंकराचार्य नहीं रहता, पिछले कुंभ में रहता है, उससे पहले रहता है। इसके बाद बटुकों को चोटी खींच के मारा गया, बटुकों ने आरोप लगा दिया कि हमारा यौन शोषण किया गया। यानी आप समझ लीजिए कि उस शंकराचार्य के बटुक ही कह रहे हैं कि उसने मेरे संग। अब यहां एक और पहलू भी आ जाता है। एक मिनट मनोज। विनोद अग्निहोत्री हरवंश सिंह टुटेजा हैं, बिलासपुर वासी, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव ने आज साफ कर दिया है कि सरकारें अपनी पसंद के हिसाब से केस लगाती और हटाती हैं। इस सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि राम भद्राचार्य को छोड़ दिया, ये मैंने भूल कर दी, अब उसी का एक तथाकथित शिष्य ये ब्रह्मचारी, आशुतोष ब्रह्मचारी, ये ऐसे आरोप लगा रहा है। तो सरकारें प्रतिशोध में या सबक सिखाने के लिए केस लगाती और हटाती भी हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात आपके जो दर्शक कह रहे हैं। सरकारें अपनी सुविधा अनुसार कई बार केस वापस भी लेती हैं और कई बार केस लगाती भी हैं। अतीत में भी इसके कई उदाहरण सामने आ चुके हैं, और अभी अखिलेश जी ने जो स्वीकृति की है वो सामने है ही, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं इस प्रकरण की बात करूंगा, ये पहले शंकराचार्य नहीं है जिन पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इसके पहले काशी कामकोट के शंकराचार्य जयंत सरस्वती पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, और उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ था, उनको बड़ा छवि उनकी धूमिल हुई थी, लेकिन बाद में अदालत से वो बरी साबित हुए, लेकिन जो उनका डैमेज हुआ वो नहीं लौटा। तो ये भारत में सबसे बदनाम बुरा, ये गंभीर आरोप, जो एजेंसी आरोप लगाती है। आप ऐसा अंदाजा लगा सकते थे कि 18 तारीख को पिछले साल जो एक घमासान मचना शुरू हुआ, वो उसकी परिणति यहां आती दिखेगी, और परिणति भी मैं जल्दबाजी में, अभी परिणति पता लगा कि जेल जाना पड़ रहा है, क्योंकि लड़ाई तो लंबी होगी, कानूनी लड़ाई तो लंबी चलती है। अभी मनोज राजन जी
अभी मनोज राजन जी कई उदाहरण गिना रहे थे, उन्होंने संभल का गिनाया, उन्होंने उन्नाव गैंगरेप की महिला का गिनाया, वो भूल गए उन खिलाड़ियों का जो दिल्ली जंतर मंतर पर धरना दे रही थी और जिनको पीट पीट करके घसीटा गया था, और वो भी एक यौन शोषण का ही मामला था। अब उसमें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुल मिलाकर के पॉस्को दर्ज भी हुआ और पॉस्को वापस भी हुआ। विकास त्रिवेदी हैं फतेहपुर वासी, विनोद भाई सत्ता, वो कह रहे हैं 80-20 की राजनीति करने वाले अब 80 को ही बांटने में लगे हुए हैं। अब ये तो जनता अपने आप समझ रही है। सवाल ये है, इतना दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि एक मुख्यमंत्री जो योगी हैं, पीठाधीश्वर हैं, और दूसरे शंकराचार्य जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, उनकी लड़ाई में जो है, उनके बीच में जो द्वंद्व चल रहा है, मामला यहाँ तक पहुँच गया। अब ये जो आशुतोष ब्रह्मचारी आ गए, जो आपने पूरी टाइमलाइन बताई, तो टाइमिंग पर सवाल उठेंगे ही। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जाएगी कहाँ? जब धर्म को राजनीति में घसीटा जाएगा, जब धर्म के आधार पर राजनीति की जाएगी, तो इस तरह की छीछालेतर तो होगी ही। नहीं, इसमें फिर तो विनोद भाई, राकेश शुक्ला मैंने आपके सहयोगी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो आए थे, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प वर्गीकरण किया था कि संदीप भाई कहाँ फंसे हो इन चक्रों में। आजकल सबसे ऊपर है राजनीतिक शंकराचार्य, उसके बाद कथावाचक, कथा बांचने वाले। शंकराचार्य तो तीसरे पायदान पर आ गए हैं, अब लोग उनकी बात भी नहीं सुनते। ये हिंदू धर्म में घमासान मचा हुआ है। तेरा संत मेरा संत, तेरा शंकराचार्य मेरा शंकराचार्य। देखिए, शंकराचार्य का जो इंस्टीट्यूशन है, जो आदि शंकर की परंपरा है, उसको वो सर्वोच्च परंपरा, वो सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन है सनातन धर्म का। नहीं, पर यहाँ पर सरकारें ये तो पूछ नहीं रही, उस दर्जनों शंकराचार्य फर्जी, मैं शब्द किया गया, पूरी जिम्मेदारी से, फर्जी शंकराचार्य, हर कोई शंकराचार्य बना घूम रहा है, हर कोई महामंडलेश्वर बन जाता है। कोई शराब का कारोबारी यहाँ ठेका चलाता था नोएडा में, वो महामंडलेश्वर हो गया। कोई फिल्म अभिनेत्री महामंडलेश्वर बन जाती है। वहां कोई संज्ञान नहीं लेता। यहां बाकायदा एक परंपरा 8वीं शताब्दी से जो चली आ रही है, उसका चेहरा, और इतने गंभीर राजनीति, इतने गंभीर आरोप। देखिए, अभी हमारे मुकेश नायक जी जो कह रहे थे, मैं भी स्वामी मुक्तेश्वरानंद को मैं भी काफ़ी समय से जानता हूँ। कभी उनके बारे में इस तरह की बात सुनने में नहीं आई। हालांकि किसी कारण चूंकि अब मुकदमा दर्ज हो गया है, तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, ये बहुत उच्च स्तरीय जांच का विषय है। ये उच्च स्तरीय जांच का विषय है। SIT जांच का विषय है का गठन क्यों ना किया जाए, जो बात विक्रम सिंह भी कह रहे थे। पर सनातन पर इस घमासान में नुकसान किसका हो रहा है? सनातन का। और राजनीतिक नफे नुकसान में हम किसी भी हद तक जाएंगे। और इस बात का दूध का दूध, पानी का पानी कब होगा, और जल्द होना चाहिए। सवाल आस्था का भी है। आज इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।